सो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू अवर डेली करंट अफेयर सेशंस। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर अपनी पढ़ाई कर रहे होगे दोस्तों। तो आज का सेशन जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे घर पे करने के लिए। तो बच्चों ने कुछ ने उसका आंसर डाला भी है कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगा। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बट आंसर नहीं कर रहे तो प्लीज़ वो बच्चे भी आंसर करो, तो मेरे को और भी अच्छा लगेगा। फिर मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा। तो पहले हम कल वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आज। ओके। तो बच्चों जो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, सो दैट क्वेश्चन वाज, हाँ जी, तो क्वेश्चन ऑफ द डे पहला क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ द करंट होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, तो 2011-12 इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट है बच्चों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोकैम। तो बच्चों एसोकैम क्या है? एसोसिएशन फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका आंसर भी काफी बच्चों ने ठीक दिया है, मनीष सिंघल इसका राइट आंसर है। एंड देन थर्ड क्वेश्चन था जो हमारा, तमु होसर फेस्टिवल जो है ये कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इट इज सेलिब्रेटेड इन नेपाल। तो ये नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बच्चों कल के क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का। तो ये देखो बच्चों, पहला जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, विच कंट्री हैज रिसेंटली विटनेस द आउटब्रेक ऑफ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो HMPV वायरस बच्चों अभी आउटब्रेक हुआ है, जैसे कोविड 19 पहले आउटब्रेक हुआ था तो वैसा ही कुछ मतलब वायरस है HMPV वायरस, बट इट इज़ नॉट अ न्यू वायरस। ये पहले से मतलब फर्स्ट टाइम ये बहुत पहले आउटब्रेक हो चुका है। तो HMPV वायरस अभी रिसेंटली दोबारा आउटब्रेक हुआ है। तो कौन सी कंट्री में आउटब्रेक हुआ है बच्चों, आपको सभी को पता होगा। तो ये अभी चाइना में दोबारा जो है ये वायरस देखने को मिला है। ये इसके सारे सिम्टम्स हैं, रनिंग नोज, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सोर थ्रॉट, वीजिंग, रैशेज, ओके, फीवर, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और बच्चों ये जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये एक रेस्पिरेटरी जो आप रेस्पिरेटरी डिजीज है बच्चों, ये आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो आपके लंग्स, ओके, तो ये उनको अफेक्ट करता है। न्यूमोनिया की एक फैमिली से है ये बच्चों। तो ये एक न्यूमो वीरिडे फैमिली से है। तो ये समझ लो आप RSV, मेजल्स और मम्प्स ये उनके परिवार का ही एक, उनके भाई बंधु में से ही एक है। ओके। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है ये। चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, दे आर मोर ससेप्टेबल टू दिस इन्फेक्शन। ओके। तो सिम्टम्स मैंने आपको बता ही दिए बच्चों। ट्रांसमिशन कैसे होती है बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कोविड 19 था, तो सेम वैसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। अभी तक इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है और नो स्पेसिफाइड एंटीवायरल कोई ड्रग है हमारे पास। ओके। एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं करती बिकॉज ये वायरल डिजीज है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, एक न्यू स्कीम है SBI पेट्रोन स्कीम, रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये कौन से एज ग्रुप के लिए बनाई गई है ये स्कीम, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो बच्चों जो ये SBI पेट्रोन स्कीम है, तो ये सीनियर सिटीजन हैं जो 80 ईयर्स और अबव, उनके लिए जो स्कीम है ये बनाई गई है। तो SBI द्वारा ये स्कीम जो अभी अनाउंस की गई है, इसके साथ एक और स्कीम अनाउंस की गई है, पहले दोनों स्कीम्स देखते हैं। तो एक स्कीम है हर घर लखपति और दूसरी है SBI पेट्रॉन्स। तो हर घर लखपति में ये है बच्चों कि आपको 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा पैसे इकट्ठे करवाए गए SBI, आपने करना क्या है, बस RDs करनी है। मिनिमम 12 मंथ के लिए और मैक्सिमम 120 मंथ के लिए। RD मतलब क्या है बच्चों, रैकरिंग डिपॉजिट्स। ओके। तो आप हर महीने डिपॉजिट करवाओ, तो 10 साल तक आप करवा सकते हो। एंड देन आपको उसके बाद 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में मिल जाएगा। SBI पेट्रोन स्कीम जो है ये FD स्कीम है, एक फिक्स डिपॉजिट की स्कीम है। तो ये याद रखना है, वो RD की है, ये FD की है। ओके। तो ये 80 ईयर्स और अबव के लिए है। और जो SBI के कस्टमर्स हैं, चाहे वो पुराने कस्टमर्स हैं चाहे वो न्यू कस्टमर्स हैं, न्यू टर्म डिपॉजिट कस्टमर्स हैं, टर्म डिपॉजिट। ओके। तो टर्म डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट, दो तरह के डिपॉजिट है बैंक में। जैसे आपका सेविंग अकाउंट है बच्चों तो दैट इज डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट है डिमांड डिपॉजिट, जब आपने डिमांड की तो बैंक को आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसे ही टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट वो होता है जो किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, जैसे आप FD करवाते हो, ठीक है। तो FD क्या है, 5-10 साल की आपने FD करवाई, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। तो वो टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट होते हैं। ओके।
तो ये आपने स्कीम याद रखनी है, इस पे आपको 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों। 100 बेसिस पॉइंट जो होते हैं वो 1% के बराबर होते हैं। तो 10 बेसिस पॉइंट आप समझ जाओ कि 0.1% के बराबर होगा। डन। नेक्स्ट है बच्चों, एक रिपोर्ट है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट। तो ये हाल ही में पब्लिश की गई रिपोर्ट है। तो लॉजिस्टिक्स के लिए रिगार्डिंग ये रिपोर्ट है, तो आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ने जो ये रिपोर्ट है पब्लिश की है। तो बच्चों ये आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा, पीयूष गोयल जी से। तो ठीक है, ही इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ये लीड्स रिपोर्ट 2024 जो है ये पब्लिश की गई है। ओके, तो ये आपने याद रखना है, ये 6th एडिशन है। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक भी एक रिपोर्ट लेके आता है, दैट इज लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड बैंक की है, तो ये आपको याद रखनी है। तो इसी तरह से हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ये स्कीम है, लीड स्कीम। ओके। तो इसमें बच्चों 4 की पिलर्स हैं जिसपे असेसमेंट की जाती है। लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है स्टेट में, लॉजिस्टिक सर्विसेज कैसी हैं, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, और न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एक और पिलर है दैट इज सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। ओके, तो ये आपने याद रखना है 4 पिलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो अभी हाल ही में भारत सरकार, एक कंट्री है वानुआतू, छोटा सा देश है बच्चों, यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउथर्न पैसिफिक ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो हेयर इट इज वानुआतू। तो अभी यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया जिसके कारण काफी डिस्ट्रक्शन हुई है। तो वहां पे हम रिलीफ सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो रिलीफ सपोर्ट है जो कितने अमाउंट की हम जो इंडिया है वो वानुआतू को दे रहा है, तो ये पूछा गया है बच्चों। तो इंडिया $5 लाख है जो वानुआतू को दे रहा है, ठीक है, एज ए रिलीफ। तो याद रखना है बच्चों, 5 लाख रुपीज दे रहे हैं, $5 लाख दे रहे हैं, सॉरी, हम रुपीज नहीं। ओके। तो साउथ पैसिफिक ओशन में आपको ये आइलैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे 17 और 22 दिसंबर 2024 को अर्थक्वेक देखने को मिले। ओके। तो वानुआतू देखो बच्चों एक आइलैंड नेशन है पैसिफिक ओशन में, 13 मेन आइलैंड्स हैं इसके, और छोटे छोटे आइलैंड्स काफी हैं। कैपिटल सिटी बच्चों याद रखना है पोर्ट विला। ओके, करेंसी है वातु, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं चार्लोट साल्वाई। तो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वानुआतू के रिगार्डिंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए जा रहे हो इस बार, तो आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है कि प्रपोज्ड 69th डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे की 69th डिवीजन जो है वो कौन सी बनने जा रही है। तो बच्चों ये देखो हमारा प्यारा स्टेशन जम्मू। तो जम्मू तभी जय स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन। तो जम्मू जो है वो बच्चों हमारा 69th रेलवे का डिवीजन बनने जा रहा है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो यूनियन मिनिस्ट्री 69th रेलवे डिवीजन बनाएगी जम्मू को, और इसको किसके अंडर रखेगी, नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंडर। तो देखो बच्चों पहले जोन होता है, जोन के अंदर डिवीजन होती है। ओके। तो हमारे 17 जोन्स हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जोन कौन सा है, नॉर्दर्न जोन। ठीक है। एक चीज और बता दूं आपको कि जो हमारा भारत का रेलवे नेटवर्क है ये वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, ये आपने याद रखना है, आफ्टर यूएसए चाइना एंड रशिया। ओके। बट इंडिया का जो रेलवे है इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। तो हमारे तकरीबन 12.5 लाख एम्प्लॉयज जो हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेलवेज फॉर देयर लाइवलीहुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ओके। नेक्स्ट है बच्चों, बिहार के अभी रिसेंटली 42nd गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। तो हु हैज बीन स्वर्न इन एज द 42nd गवर्नर ऑफ बिहार। ओके। तो योर ऑप्शंस आर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, आरिफ मोहम्मद खान, के विनोद चंद्रन, या रमेश चंद्रा। तो बच्चों द करेक्ट आंसर इज आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये 42nd गवर्नर बने हैं बिहार के। बच्चों एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक पर्सन दिख रहे हैं, तो आप मेरे को ये बताओ कि स्टेट का जो गवर्नर होता है उसको जो ओथ है, हु सब्सक्राइब ओथ टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर को ओथ कौन दिलवाता है, आपने मेरे को ये बताना है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे को बताओगे। उसके बाद अब बच्चों बिहार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। बिहार की कैपिटल आपको पता होगी, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि पटना है। और ये बच्चों थोड़े से करंटली जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं ये आपने याद रखने हैं।
तो केरला के विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं अभी। मणिपुर के बच्चों अजय कुमार भल्ला बने हैं। मिजोरम के जो हैं जनरल विजय कुमार सिंह बने हैं। और उड़ीसा के हरि बाबू कंभामपति बने हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं जो रिसेंटली अपॉइंटेड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट हैं, क्योंकि अक्सर पेपर में ऐसा ही पूछा जाता है आपसे। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच स्टेट हैज सेट ए टारगेट टू ऐड 20,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो 20,000 मेगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको आपने मतलब एस्टेब्लिश करना है स्टेट में बाय 2020-30। तो ये कौन सी स्टेट है जिसने इतना बड़ा विजन लिया है रिन्यूएबल में? तो बच्चों ये है आपकी तेलंगाना स्टेट। ओके, तो तेलंगाना ने ये विजन रखा है कि बाय 2030 इट विल सेट अप टू 20,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द स्टेट। ओके, तो जिससे ये मतलब इसमें ये आपको फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन लगाएंगे, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। ओके, वेस्ट टू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट पे ये फोकस करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। अभी इनकी जो कैपेसिटी है 11,000 मेगावाट की है, तो अभी इसको 20,000 पे लेके जाएंगे। ओके, तो तेलंगाना का याद रखना है आपने। हैदराबाद कैपिटल है। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। और सीएम कौन है? अनुमाला रेवांत रेड्डी। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो स्ट्रेटेजी क्या है स्टेट की, तो ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। जो स्टेट करंट अफेयर में किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है उसके सीएम और गवर्नर आपको पता होने चाहिए। ओके, बट ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एग्जाम देने से पहले प्लीज इसको दोबारा रिव्यू कर लेना, रीचेक कर लेना, कहीं तब तक आपके चेंज ना हो जाए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारा प्यारा भारत, हमारा इसरो, जिसने बहुत मतलब नाम कमाया है स्पेस में, तो अभी ये एक कंट्री की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है टू एनेबल डायरेक्ट स्मार्टफोन वॉइस कॉल्स। तो सैटेलाइट से ही आपकी डायरेक्ट वॉइस कॉल हो जाया करेगी। तो ये कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है जो लॉन्च कर रहा है? तो यहाँ पे इसका आंसर है बच्चों यूएसए की। तो भारत यूएसए की सैटेलाइट लॉन्च करेगा अपने जीएसएलवी व्हीकल से। जीएसएलवी। ओके, तो जीएसएलवी व्हीकल से जो हमारा काफी बड़ा रॉकेट है। ओके, तो उससे ये हम सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएसएलवी बच्चों छोटा रॉकेट है, जीएसएलवी बड़ा है, जीएसएलवी मार्क 3 उससे भी बड़ा है। ओके, तो बाहुबली बोलते हैं उसको। तो ये हम लॉन्च करेंगे अर्ली 2025 में। तो इसमें याद रखना है बच्चों, एक ब्लू बर्ड नाम की जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये अपने बस सैटेलाइट याद रखनी है इसरो द्वारा। तो ये क्या करेगी बच्चों, आपको एनेबल करेगी डायरेक्ट स्मार्टफोन वॉइस कॉल्स फ्रॉम द स्पेस। ओके बच्चों, इसरो ने ना अभी एक अपना नया स्पेस पोर्ट बनाने की बात की है, साउथ इंडिया में कहीं। ठीक है, तो मेरे को जगह बताओ वो कौन सी है जहां पे हम अपना नया स्पेस पोर्ट बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, ऑन विच डेट विल द फर्स्ट लोकपाल डे बी सेलिब्रेटेड इन 2025? तो हम पहला लोकपाल मना रहे हैं बच्चों, फर्स्ट लोकपाल डे 2025 में। देखो बच्चों, लोकपाल का इतिहास आपको सबको पता होगा, व्हाट इज लोकपाल, ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। ओके, तो लोकपाल क्या था बच्चों? ये एक ओम्बुड्समैन है। अन्ना हजारे आपको याद आएंगे कि अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया था, अनशन किया था बहुत बड़ा। ओके, 2013 में जाके हम लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट लेके आए थे उसके बाद, जहाँ पे अन्ना हजारे, और वहीं से आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो बनी थी। जो ये आंदोलन था लोकपाल का, तो तभी ये आपकी पार्टी बनी थी। ये हैं अन्ना हजारे, जिनका बहुत बड़ा रोल है लोकपाल के। तो लोकपाल ये है अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए, पॉलिटिकल जितने भी पर्सन्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए ये लोकपाल बिल और लोकायुक्त बिल लाए गए थे। ओके, तो हम अपना पहला लोकपाल डे जो है 2025 में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। किस डेट को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं बच्चों? तो याद रखना है 16 जैन 2025। और ये कहाँ पे, इसकी जो सेरेमनी कहाँ पे रखी जा रही है? तो सेरेमनी रखी जा रही है बच्चों जोरावर ऑडिटोरियम में, दिल्ली में। तो जोरावर ऑडिटोरियम में ये इसकी सॉरी सेरेमनी रखी जा रही है। ओके, तो ये याद रखना है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस को हाईलाइट या प्रमोट करने के लिए जो ये डे है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु रेगुलेट्स अ कंपनी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड? तो बच्चों जिनको ये नहीं पता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो देखो, फंड होते हैं दो तरह के फंड होते हैं, एक तो कंपनी बेस
एक ट्रस्ट बेस। फंड क्या होता है बच्चों? फंड होता है कॉर्पस, जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा पूल करते हैं, फिर उस पैसे को ब्याज पे दे दिया जाता है। एक एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के ऊपर जो डेप्ट देती है कंपनीज को, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेप्ट देती है। ओके, तो बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है डेप्ट फंड में, तो उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। ओके, तो लोग यहाँ से इंटरेस्ट कमाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को ये हेल्प हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनका जो गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, तो उनको लंबे टाइम के लिए जो लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये फंड से वो पूरी कर लेते हैं। ओके, तो इसको जो रेगुलेट करता है, कौन करता है? तो बच्चों आरबीआई रेगुलेट करती है, आपने याद रखना है। तो आरबीआई जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो IDFs are financial entities that direct money into infrastructure industry. ओके, तो डेप्ट फंड का मतलब क्या होता है? एक इन्वेस्टमेंट पूल्स दैट इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो कॉर्पोरेट डेप्ट होता है, उसमें ये इन्वेस्ट करता है। ओके बच्चों, तो ये चाहे कंपनी का भी हो सकता है, ट्रस्ट का भी हो सकता है। ओके, तो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को भी ये मतलब आपको इन्वेस्टमेंट या डेप्ट दे सकता है। ओके, क्रेडिट दे सकता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आज के न्यूज़पेपर में ही ये क्लिप आई हुई है ये वाली। तो आपको पता होगा कि हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए हैं आज, जा रहे हैं मतलब। ओके, तो किस काम के लिए जा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट डील है एक हमारी, राफेल की डील। आपको पता होगा हमने ऑलरेडी राफेल 36 राफेल परचेज किए थे। ओके, और वो राफेल 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। तो अब हम उनका जो मेरीन वर्जन है और नेवी का वर्जन है उसके लिए डील करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या प्रपोज किया? एक 90,000 करोड़ की डील है, 26 राफेल एयरक्राफ्ट हमने उसमें परचेज करने हैं। तो याद रखना है, फ्रांस की डेसो एविएशन जो है, डेसो एविएशन, तो ये इसकी मैन्युफैक्चरर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जो ये मरीन वर्जन है, हम इसको कहाँ से लॉन्च करेंगे बच्चों? जो हमारे इंडिया के प्यारे भारत के दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं बहुत बड़े बड़े, एक तो इंडिजीनियस है, एक हमारा जो रशिया से लिया हुआ है। तो आईएनएस विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया है, आईएनएस विक्रांत हमारा इंडिजीनियस। तो इनसे हम इनको लॉन्च करेंगे या इनसे हम ऑपरेट किया करेंगे राफेल को। प्रेजेंटली हम मिग 29 को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मिग 29 अब ओल्ड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको रिप्लेस करने के लिए हम नया वर्जन ढूंढ रहे हैं। तो हमने रफेल को चूज़ किया क्योंकि रफेल हम ऑलरेडी यूज टू हैं इससे, तो ये वाला वर्जन हम लेके आ रहे हैं। तो आपने याद रखना है थोड़ी सी इसकी, मैं आपको बता देता हूँ क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो 4.5 जनरेशन का है, ट्विन इंजन है, ये भी आपने याद रखना है। इसमें देखो बच्चों कौन कौन सी मिसाइल सिस्टम है। तो एक तो मिटियोर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। ओके, ये एयर टू एयर। एंड देन मिका मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। ओके, एंड देन स्कैप मिसाइल है जो डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है, आपने ये भी याद रखना है। तो इसमें एंटी शिप स्ट्राइक मैकेनिज्म भी है। ओके, तो इसमें एक मिसाइल आएगी AM-39 एक्सोसेट मिसाइल, तो एंटी शिप स्ट्राइक्स के लिए है ये मिसाइल। और उसके बाद इसमें टोटल पेलोड कैपेसिटी जो है, ये 9.5 टन के वेपन कैरी कर सकता है। सॉरी वेट करो, ज्यादा गंदा कर दिया मैंने। ओके, एंड इट इज कैपेबल ऑफ लो लेवल हाई स्पीड पेनिट्रेशन टू अवेड एनिमी रडार। तो बच्चों लो लेवल पे ये फ्लाई कर सकता है बहुत हाई स्पीड पे, जिससे ये रडार की जो है पकड़ में नहीं आएगा। तो ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए जो ये एयरक्राफ्ट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में अभी होने वाला है ये समिट, AI एक्शन समिट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी दुनिया चल रही है देखो अभी। तो इस पे एक एक्शन समिट होने जा रहा है फ्रांस में, तो हमारे PM मोदी को भी इनवाइट किया गया है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। तो उसमें जो 5 थीम रखी गई हैं, 5 थीम्स हैं इस समिट की। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी वो थीम नहीं है जो इसमें से है, इनमें से कौन सी थीम नहीं है AI एक्शन समिट की। तो 5 प्राइमरी थीम्स में से कौन सी नहीं है ये? तो पब्लिक इंटरेस्ट AI, तो ये बच्चों है। फ्यूचर ऑफ वर्क, ये भी थीम रखी है हमने। ट्रस्ट इन AI, ये भी थीम है। तो D इज योर आंसर। सिक्योरिटी इन AI वॉरफेयर इज नॉट द थीम ऑफ दिस समिट। ओके, तो 5 थीम्स आपने याद रखनी है बच्चों। पब्लिक इंटरेस्ट AI, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI एंड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI। तो ये 5 थीम्स हैं। तो सिक्योरिटी इन AI वॉरफेयर इज नॉट वन ऑफ देम। ओके, तो आपने याद रखना है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हिंदू न्यूज़पेपर में आज के एक पिक्चर आई हुई है, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया मैंने। व्हाट इज द नेम ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द तोदा ट्राइब इन नीलगिरीज? तो पहली बात तो देखो, दो क्वेश्चन है। तोदा ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये नीलगिरी से बिलोंग करते हैं। नीलगिरी जो आपके कर्नाटका में, जहाँ पे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जो है मीट करते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली तो याद रखना आपने, बेलीगिरी रंगा हिल्स यहाँ पे मीट करते हैं। देन है बच्चों, तो जो फेस्टिवल है ये तोदा ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस फेस्टिवल का नाम पूछा है। तो ये फेस्टिवल बच्चों मॉडवर्थ फेस्टिवल है, याद रखना है मॉडवर्थ फेस्टिवल। जो ये परफॉर्म करते हैं, एक्चुअली एक टेम्पल में गैदर करते हैं सारी कम्युनिटी, और यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने नए साल के प्लान्स। ओके, तो ये बड़ा खास फेस्टिवल है, तोदा ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला। तो एक फेस्टिवल कहाँ पे, मून बो टेम्पल है, ठीक है, जहाँ पे, कहाँ पे है ये बच्चों? मुथानन मुंड में, हैमलेट में। तो ये वहां पे है लोकेशन इसकी, और यहाँ से ये बच्चे सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। ओके, तो उधागमन दलाम की जगह है, वहां पे एक हैमलेट है जिसका नाम है मुथानद, और वहां पे टेम्पल है मूनबो टेम्पल। तो यहाँ पर ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, Which state's chief minister announced $1 million prize for deciphering the Indus Valley script? तो बच्चों 1 मिलियन प्राइज दे रहे हैं इंडस वैली स्क्रिप्ट की डिसाइफर, जो डिसाइफर करेगा। तो आपके पास बच्चों करोड़पति बनने का एक बहुत अच्छा मौका है। जस्ट आपने क्या करना है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, ठीक है, देखो एग्जाम तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ है जो बच्चों अभी तक नहीं हो पाई है, जो बहुत बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई है एशियंट हिस्ट्री में, कि हमने बहुत सारी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को भी हमने डिसाइफर कर लिया, खरोष्टी को भी डिसाइफर कर लिया, ठीक है, बट एक स्क्रिप्ट है बच्चों, जो ये इंडस वैली की स्क्रिप्ट है, तो ये एक इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और पिक्चर्स है। आज तक हम इसको डिसाइफर ही नहीं कर पाए। डिसाइफर मतलब है बच्चों डी कोड, डी कोड ही नहीं कर पाए। तो आपको पता होगा इंडस वैली की साइट जो है ना, मार्शल जो थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो बट हमने इंडस वैली के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे वो तो हमने बहुत सारे देख लिए हैं, बट अभी तक जो इनकी स्क्रिप्ट थी, जो हमें इनके कॉइन्स पे, इनके सील्स पे, मोस्टली इनके जो भी, हाँ उनके जो सील्स होती थी मोस्टली, या इनके कॉइन्स तो नहीं कह सकते इनको अपन, सील्स होती थी उन पे देखने को मिलती थी। तो अभी तक ये नहीं पता उस सील्स के ऊपर जो ये स्क्रिप्ट्स बनी हुई हैं से वो कहना क्या चाहते थे। तो हाल ही में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, तो उन्होंने ये एक ऑफर दिया कि जो भी व्यक्ति इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करेगा उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा स्टेट की तरफ से। मतलब मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे पूछना है, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग रही है कि इंडस वैली जो है वो नॉर्थ वेस्ट में फ्लरिश हुई एक सभ्यता थी, ठीक है, तो 3500 BC के आसपास ये स्टार्ट हो गई थी, अगर कहें तो प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC के आसपास अपने अच्छी तरह से, जब हम बोल सकते हैं 2000 के पास ये इसका मेच्योर फेस चल रहा है। और ये तमिलनाडु बिल्कुल साउथ में, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता? मेरे को आप ये बताओ कि द्रविडन जो कम्युनिटी है ना, जो ये एम के स्टालिन है द्रविडन, तो वाई ही इज इंटरेस्टेड टू डिसाइफर द इंडस वैली स्क्रिप्ट? अगर आपको पता है तो बच्चों जरा कमेंट सेक्शन में आप इसको बताओ मेरे, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा बच्चा है जो दिमाग लगाकर मेरे को थोड़ा सा बताएगा इसके बारे में। डन। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। तो क्लियर है, तो याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, ओस्टियोपोरोसिस। तो ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर में आज आया हुआ एक आर्टिकल है ओस्टियोपोरोसिस के ऊपर। तो बच्चों ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? व्हाट इज ओस्टियोपोरोसिस? तो ओस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है बच्चों जहाँ पे आपकी बोन्स इतनी ज्यादा वीक हो जाती हैं कि वो टूटने लग जाती हैं, फ्रैक्चर होने लग जाती हैं। देखो ये एक हमारी नॉर्मल बोन है, और ये है एक बोन विद ओस्टियोपोरोसिस। तो जो आपके चूला होता है, हिप बोन है, ये इतनी क्रैक होने लग जाती हैं। और बच्चों ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा, देखो इसका कारण क्या है, जो हमारा न्यू बोन है वो इतनी अच्छे से नहीं बन पाती, जितनी इतनी स्पीड अप पे नहीं हो बन पाती जितनी स्पीड अप पे हमारी ओल्ड बोन जो है वो लॉस हो रही है। तो इसकी वजह से ये कंडीशन बन जाती है ओस्टियोपोरोसिस की। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, बोन आपको पता है एक लिविंग टिश्यू है, ओके, जो रिप्लेस होता रहता है, पहले टूटता है फिर उसको रिप्लेस करता है, टूटता है रिप्लेस करता है। बट अगर रिप्लेसमेंट डिले हो जाए और टूटना ज़्यादा फास्ट हो जाए तो
कंडीशन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। बच्चों बोन के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है बोन हेल्थ के लिए। एक तो विटामिन डी याद रखना है आपने, एक आपने याद रखना है कैल्शियम। तो कैल्शियम और विटामिन डी बच्चों खाते रहिए, अपनी बोन्स को मजबूत रखिए। आपकी बोन्स मजबूत होगी तभी आप एग्जामिनेशन हॉल तक जा पाओगे एग्जाम देने। ओके, तो याद रखना है ये। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये भी बच्चों द हिंदू न्यूज़पेपर में आज बहुत अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स। बच्चों आज के समय में अगर कोई गोल्ड है ना, व्हाट इज द न्यू गोल्ड इन प्रेजेंट टाइम, दैट इज योर डाटा। डाटा इज द न्यू गोल्ड। बच्चों आपसे कोई अंगूठी मांगे ना, आपकी कोई गोल्ड की रिंग मांगे तो आप शायद दे दोगे, बट आपसे अगर कोई आपका पर्सनल डाटा मांगे ना, आपको टेंशन हो जाएगी यार किस डाटा। बच्चों डाटा इज द मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। ओके, तो जो डाटा है उसकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारा जो पर्सनल डाटा है। तो देखो वैसे तो जो हम कह देते हैं कि प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, तो अब वैसे एक बात बोलूं अगर आपको, तो प्राइवेसी मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ऐसे लगता है कि एक मिथ है ना। प्राइवेसी आपकी एक्चुअली है ही नहीं, हर टाइम आप ये समझो कि सर्वेलेंस में ही हो। बट हाँ, आपकी प्राइवेसी अभी तक किसी को मैटर नहीं कर रही तो आपकी प्राइवेसी से कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। बट किसी दिन आपकी प्राइवेसी किसी को मैटर करने लग गई तो आप भी बचोगे नहीं। तो जब से आपके हाथ में ये स्मार्टफोन या इंटरनेट आया है, हमारी प्राइवेसी बच्चों एक तरह से खत्म ही है। चलो फिर भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो मतलब कुछ कोशिश कर रही है हमारी डाटा या हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए ये ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स लेके आए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स पर्सनल डाटा राइट्स वाइल बैलेंसिंग रेगुलेशन एंड इनोवेशन। इनोवेशन भी होती रहे और लोगों का जो पर्सनल डाटा है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। ओके बच्चों, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा अपना, ठीक है। डन, तो पर्सनल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट थिंग इज बच्चों, एक क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था अंडर आर्टिकल 21। तो बताओ जरा कौन सी जजमेंट थी जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। चलो इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। शॉम्पेन ट्राइब, ये हमारा शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो शॉम्पेन ट्राइब बच्चों ये भी आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ही आर्टिकल आया हुआ है, तो उसी के बेस मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो द शॉम्पेन ट्राइब इज प्राइमरी लोकेटेड ऑन विच आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। तो बच्चों देखो पहली बात तो मैं बता दूं कि ये अंडमान और निकोबार पे है, ये ट्राइब्स मिलते हैं। शॉम्पेन सबसे प्रिमिटिव ट्राइब है। आज अगर आपको बताऊं कि जो ये लोग हैं ये सबसे प्रिमिटिव हैं, बोला जाता है अर्ली वैदिक, जो अर्ली वैदिक बोल रहा हूँ, प्री हिस्टोरिक पीरियड से जो है ये लोग जो है ना, तो ये वहां से बिलोंग करते हैं। गैदरर्स एंड हंटर्स हैं, अभी भी इनका लाइफस्टाइल वही प्रिमिटिव पीपल हैं, अर्ली एजिस वाले, अर्ली मैन जैसे बोलते हो आप। तो कि हंटिंग गैदरिंग और ये आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। इंटरफेरेंस को बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं पसंद इनको। एक्चुअली अभी सरकार क्या कर रही है बच्चों, इनके आइलैंड्स पे डेवलपमेंट करने की बात कर रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ये इशू आ रहा है। ओके, तो बिकॉज जो ये ट्राइबल पीपल होते हैं दे लिव इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट। ओके, तो अगर अपन इनके एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ करते हैं तो बच्चों इनका जो बैलेंस है वो खराब होता है नेचर के साथ। तो इसीलिए बड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है अगर आप ऐसे कोई सेंसिटिव एरियाज में डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपको ट्राइब देखने को मिलेगी, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी बच्चों, तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है जो हमारा, तो वहां पे देखने को मिलेगी। देखो ये आपका अंडमान आइलैंड है, उसके बाद बच्चों आता है लिटिल अंडमान। ओके, एंड देन आता है बच्चों निकोबार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, तो ये आपके आइलैंड्स हैं। ओके, तो याद रखने हैं। तो ये बच्चों डंकन पैसेज है जो सेपरेट करता है अंडमान और लिटिल अंडमान को, और ये है बच्चों 10 डिग्री चैनल जो सेपरेट करता है आपके लिटिल अंडमान और निकोबार को। ओके, तो आपने याद रखना है कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये शॉम्पेन ट्राइब्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ग्रेट निकोबार में। ओके, तो इसी के साथ मेरे को लगता है हाँ जी यस, तो आज के करंट अफेयर्स जितने ही हैं इंपॉर्टेंट तो खत्म होते हैं। तो उसके बाद है बच्चों आज के क्वेश्चन, जो आज के क्वेश्चन है ना स्पेशली बैंकिंग वाले बच्चों के लिए। तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ पे अभी जिनका फोकस है, तो उनके लिए थोड़े क्वेश्चन लेके आया हूँ आज के मैं। तो जरूर पार्टिसिपेट करना इन क्वेश्चन में, बाकी बच्चे भी जरूर ट्राई करें जिनको पता है, बिकॉज इकॉनमी आपका भी सब्जेक्ट है। तो द रेंज ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट आरबीआई कैन प्रिस्क्राइब कैन वेरी फ्रॉम 0% टू डैश। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन।
एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम कंपनसेशन अंडर द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम ऑफ आरबीआई। तो जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम है आरबीआई की, तो उसमें मैक्सिमम कितनी कंपनसेशन जो है आपको प्रोवाइड की जा सकती है। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। तो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस का आप मेरे को रिप्लाई करोगे, ओके। तो कल मैं आपको इसके आंसर दूंगा और कल हम फिर स्टार्ट करेंगे अपना कल का सेशन with lot of information and valuable questions for your upcoming exams. I hope you like this session. If you like this session, kindly share with all your friends, with other aspirants, so everyone can be benefited from this, okay। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और इसको आगे भी फॉरवर्ड करें, ओके। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है बच्चों, और कुछ नहीं है। तो आपका लिटिल एफर्ट, लिटिल लिटिल एफर्ट बहुत सारे बच्चों को, देखो, एक बच्चा है जो एक चैनल ढूंढ रहा है इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी प्रेपरेशन के लिए, एक हम हैं जो हम स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं। तो आपका एक लिटिल एफर्ट, छोटा सा एफर्ट, हम दो लोगों को मिला सकता है आपस में, ठीक है। हम दोनों को ज़रूरत है, हमें स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को हमारी ज़रूरत है। तो आप ये काम कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग द शेयर बटन, ओके। तो जरूर शेयर किया करो चैनल को और इसको, ओके। एंड देन सेकंड थिंग इज प्लीज कंटिन्यूटी रखो अपनी क्लास में, जो बच्चे देख रहे हो रेगुलर बेसिस पे देखो करंट अफेयर्स को। और सेकंड थिंग इज बच्चों जिन्होंने आज की ये क्लास पहली बार देखी है, तो उनको एडवाइस है कि पिछली दो क्लासेस भी देख के आओ। तो दो क्लासेस देख के आओ, ओके। तो कल फिर हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स है जो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, ओके। शब्बा खैर, सी यू ऑल टुमारो। एंड वेर एक बात बतानी भूल गया, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुरुपुरब, ओके। तो थैंक यू, ओके।